स्वामी विवेकानंद ने कहा था, उत्तिष्ठत जागृत प्राप्त वरान्य बोधत। उठो, जागो और ध्येय की प्राप्ति तक रुको नहीं। नमस्कार, बिंद टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं अभिषेक तिवारी। आज से शुरू हो रहा है हमारा स्पेशल प्रोग्राम जिसका नाम है सक्सेस टॉक। इस पर हम बात करेंगे उन लोगों की जो अपने क्षेत्र में कुछ मिसाल बने हैं, अच्छा सक्सेस प्राप्त किया है और आज लोगों के लिए एक उदाहरण है। आज हमारे साथ एक शख्सियत मौजूद हैं, नीलांबर मिश्रा, 2012 बैच के डिप्टी कलेक्टर। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। इस समय आप उमरिया जिले में एसडीएम पद पर हैं। जब आपने परीक्षा पास की थी एमपीपीएससी की, तब आपकी 8वीं रैंक लगी थी। तो कैसे इतनी बड़ी सफलता और कैसी तैयारी, क्या पृष्ठभूमि थी और कैसी तैयारी और इतनी बड़ी सफलता आपको हाथ लगी? देखिए, शुरू में तो मैंने ये सोचा नहीं था कि मैं इतने बड़े पद को प्राप्त करूंगा। मैं गांव से पढ़ा बढ़ा और 8वीं तक मैंने गांव में शिक्षा प्राप्त करी। इसके बाद मैं शहर आया और शहर में भी मैं पढ़ाई स्टार्ट करी। तब तक मैंने लक्ष्य डिसाइड नहीं किया था कि मैं क्या बनूंगा। बट जैसे ही मैं कॉलेज में आया, बीएससी कर रहा था, उस टाइम से मेरे कुछ फ्रेंड्स ये पीएससी की तैयारी करते थे। तो मेरे मन में भी आया कि ये पीएससी क्या होती है, कैसे तैयारी करते हैं और क्या क्या पढ़ते हैं। तो मेरे अंदर एक उत्सुकता आई और मैंने भी जो है उनके साथ तैयारी स्टार्ट कर दी। हुआ ये कि उन्होंने तो तैयारी बीच में छोड़ दी और मैं लगा रहा और आज आपके सामने हूँ। ये तैयारी के लिए कैसे आपने रणनीति बनाई? क्या कुछ अपना बेंचमार्क सेट किया कि अब इस आधार पर हमें पढ़ाई करनी है, ऐसे पढ़ाई करनी है, इतने घंटे पढ़ाई करनी है? जी, पढ़ाई कितने घंटे करनी है इसका तो कोई पैमाना नहीं है जी। ये डिपेंड करता है व्यक्तिगत क्षमता पे। कुछ लोग होते हैं जो 2 घंटे पढ़ते हैं, लेकिन आपने देखा होगा कि वो टॉप कर जाते हैं, अच्छी पोस्ट मिलती है उनको। और कुछ ऐसे होते हैं जो 12 घंटे पढ़ते हैं, उनको कभी पोस्ट मिलती है या मिलती भी है तो नीचे वाली पोस्ट मिलती है। तो ये डिपेंड नहीं करता। बट मेरे हिसाब से एक एवरेज 6 घंटा 8 घंटा इतनी पढ़ाई तो आपको करनी होगी कि आप कोई प्रतियोगी परीक्षा निकाल सकें। आपकी प्रारंभिक शिक्षा गांव में हुई, फिर आप रीवा आए, रीवा से बहुत सारी पढ़ाई की, उसके बाद इस पद पर हैं। कई बार बच्चों के मन में ये एक सवाल होता है कि जब तक हम बड़े शहरों की दहलीज पर नहीं जाएंगे हमें सफलता नहीं मिलेगी। तो इस कितनी भ्रांति है और कैसे तोड़ा जाए इस भ्रांति को? देखिए, प्रतिभाएं किसी की मोहताज नहीं होती। आप कोई भी एग्ज़ाम देख लीजिए, पीएससी हो, यूपीएससी हो, एसएससी हो, बैंकिंग हो, आप जहाँ भी नज़र डालेंगे आपको ये समझ में आएगा कि जो उच्च स्तर को प्राप्त करने वाला है, टॉप करने वाला है, वो मध्यम वर्गीय है। वो कहीं ना कहीं गांव से बिलोंग करता है, या किसी के पिताजी ठेला लगाते हैं, किसी के पिताजी रिक्शा चलाते हैं, कोई टीचर है। तो ये डिपेंड नहीं करता कि आप कहाँ पढ़ रहे हैं, ये डिपेंड करता है कि आप कितने संजीदगी से पढ़ रहे हैं, कितने मतलब सिंसियर होकर पढ़ रहे हैं और आप अपने लक्ष्य के अनुसार मेहनत कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। आपने कितने साल तैयारी की? कितने साल तैयारी के बाद आपको ये सफलता हाथ लगी थी? मैंने 3-4 साल तैयारी करी है और गंभीरता से तैयारी करी है। और मेरा मानना ये है कि कोई भी छात्र जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहा है उसको कम से कम 2-3 साल तो तैयारी करनी चाहिए। मतलब 2-3 साल में वो उस स्तर पे पहुंचता है कि वो कोई भी प्रतियोगी परीक्षा निकाल सके। और इसके बाद भी मैं फिर से वही कहूँगा कि वो डिपेंड करता है कि उसकी क्षमता कितनी है, उसमें टैलेंट कितना है, उसमें आत्मविश्वास कितना है। ये सारी चीज़ें भी किसी भी प्रतियोगी विद्यार्थी के लिए सफल होने के लिए सारी चीज़ें। 4 साल आपने अपनी खुद की तैयारी की है। कई बार होता यह है कि 1 साल 2 साल बाद आपके पास बहुत सारे प्रेशर आने लगते हैं, तनाव होने लगता है कि होगा कि नहीं होगा, पारिवारिक तनाव है, मानसिक दबाव है, लोगों का है। तो इसको कैसे मैनेज करना चाहिए जो आज के दौर में बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं और बहुत सारा डिस्ट्रैक्शन भी है, फेसबुक है, ट्विटर है, तो इन सब चीज़ों से कैसे मैनेज करते थे आप उस ज़माने में? उस ज़माने में इतना फेसबुक था भी नहीं, वो फेसबुक नहीं था, व्हाट्सएप नहीं था, तो फिर भी उस समय में जो भी डिस्ट्रैक्शन रहे होंगे। देखिए, मैं गांव में पढ़ा बढ़ा, मेरे पिताजी क्लर्क थे और हम 3 भाई 2 बहन हैं। तो काफ़ी मेहनत करके वो मेहनत करते थे, सबको बराबर अपॉर्चुनिटी पढ़ने की देते थे और इतनी ज़्यादा मेहनत करके और वो हम लोगों की पढ़ाई में उन्होंने कोई कमी नहीं रखी। भले खुद अभाव सहते रहे और कमियां अपने लिए उन्होंने कुछ नहीं किया, लेकिन हम लोगों की पढ़ाई में कोई कमी नहीं रखी। तो हम हमेशा ये सोचते थे कि पिताजी हमारे इतनी मेहनत हमारे लिए कर रहे हैं और हमको आगे बढ़ाने के लिए कर रहे हैं, तो उनका जो कठिनाइयाँ थी, दुख दर्द था, वो हमेशा याद आ जाता था कि पापा कितनी कठिनाई से हमारे लिए करते हैं
कितनी कठिनाई से हमको पढ़ाते हैं, पैसे देते हैं, तो वो पैसे का हमको यूज़ करना है, मिसयूज़ नहीं करना है। और हमेशा उनका चेहरा सामने आ जाता था, तो हम हमेशा वही काम करते थे जो एक विद्यार्थी को करना चाहिए। तनाव को कैसे मैनेज करते थे? देखिए, तनाव जहाँ तक है तो एक कहावत है कि लोग तो कहेंगे, कुछ तो लोग कहेंगे जी। तो सीधा सा है कि यदि आप लोगों की सुनेंगे तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि लोग हर जगह मौजूद हैं और आप कितना भी अच्छा करेंगे लोग कहेंगे। तो मेरा ये था कि मुझे बस अपने लक्ष्य पे चलना है, ना तो मुझे पड़ोसी से मतलब था, ना मुझे रिश्तेदारों से मतलब था, क्योंकि ये सारे अवरोध हैं जो कहीं ना कहीं हमारे कार्य में बाधा डालते हैं, विपरीत प्रभाव पड़ता है। तो बस एक ही राह चल पकड़ जाएगा मधुशाला वाला हाल था, जो हम सिर्फ चलते रहे और चलते चलते मैंने मंजिल को पाया है। तो एक चीज़ और है कि जब आप असफल होते हैं तो दुख होता है, तकलीफ़ होती है और निराशा होती है। बिल्कुल। लेकिन ये भी बात मैं मानता हूँ कि जो गिरा नहीं है और जिसने कठिनाइयाँ नहीं झेली, जो असफल नहीं हुआ, तो फिर वो सफल नहीं हुआ। बहुत बड़ी बात है कि जो गिरा नहीं है, हाँ, वो असफल नहीं हो सकता है। मतलब एक कहते हैं ना, गिरते हैं सहसवारे मैदान जंग में, वो लोग क्या चलेंगे जो घुटनों के बल चले। क्या बात है। तो मतलब अगर हम तैयारी कर रहे हैं तो असफलता तो ये मान के चलना चाहिए कि असफलताएं आएंगी, अवरोध आएंगे। फिर भी हमको एक दिन आप दुखी हो लो, 2 दिन दुखी हो लो, तीसरे दिन फिर स्टार्ट कर दो उसी मनोयोग से। कुछ भी असंभव नहीं है। ये लक्ष्य की कुछ भी असंभव नहीं है, और अपने लक्ष्य के प्रति हमेशा निरंतरता जो है वही लक्ष्य की प्राप्ति का प्रथम और पहली सीढ़ी है। सर, बदलते दौर के साथ अब जिस तरह के कोर्सेज में बहुत सारे बदलाव हुए हैं, तो क्या कुछ मार्गदर्शन देना चाहेंगे, किस तरह से पढ़ाई करनी चाहिए लोगों को, और कितना ध्यान देना चाहिए अपने लक्ष्य के प्रति जो आज के दौर पे बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं? देखिए, अभी जो लोक सेवा आयोग का पैटर्न है वो त्रिस्तरीय है। प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार। तो प्रारंभिक परीक्षा में अभी 2 पेपर होते हैं, 2 प्रश्न पत्र होते हैं। एक प्रथम प्रश्न पत्र होता है जिसमें जीके से संबंधित, जनरल नॉलेज से संबंधित चीज़ें आती हैं। और आयोग ने अभी नवाचार करते हुए बहुत सारी नई चीज़ें जोड़ दी हैं, जैसे आपका साइंस टेक्नोलॉजी पे ज़्यादा जोर है, और जो एट्रोसिटीज़ एक्ट वगैरह है, ह्यूमन राइट्स वगैरह जो एक्ट्स जुड़े हुए हैं। तो पीएससी का वो जो ट्रेडिशनल होता था कि जीके की तैयारी हम करते थे, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, कॉन्स्टिट्यूशन, ये तो साथ में है ही, लेकिन अभी जो पैटर्न है वो सबसे ज़्यादा से ज़्यादा जोर देने का है कि हम इधर साइंस एंड टेक्नोलॉजी में ध्यान दें, कंप्यूटर्स में, कंप्यूटर की एजुकेशन में ध्यान दें, और जो एट्रोसिटीज़ एक्ट और नए नए एक्ट जुड़े हैं उनमें ध्यान दें। तो आई थिंक ज़्यादा बेहतर होगा इस पोर्शन पे ज़्यादा ध्यान देना जी, कि किस तरह से पढ़ाई करनी है और किस चीज़ पर ज़्यादा ध्यान देना है। ज़्यादा ध्यान देना है। ये जो एमपीपीएससी की परीक्षाएं होती है, इसमें त्रिस्तरीय परीक्षा जो आपने बात कही अभी, तो मेंस और साक्षात्कार, इन सब की तैयारी कैसे की जाती है? पहले तो बच्चे प्रीलिम्स देते हैं, उसके बाद मेंस और उसके बाद फिर साक्षात्कार, तो वहाँ तक पहुँचने का जो पूरे तैयारी का जो खाका है वो कैसे खींचते हैं आप, और कैसे पढ़ना चाहिए इस दौरान? पहले स्तर पे प्रीलिम एग्जामिनेशन होता है, प्रारंभिक परीक्षा होती है, जिसमें 2 प्रश्न पत्र होते हैं। और पहले प्रश्न पत्र में सामान्य ज्ञान और जीके, समसामयिकी से संबंधित, साइंस टेक्नोलॉजी से संबंधित, और नए जो एक्ट जुड़े हैं उनसे संबंधित प्रश्न होते हैं। और जो दूसरा प्रश्न पत्र होता है उसमें एप्टीट्यूड, कम्युनिकेशन वगैरह, डिसीजन मेकिंग, मैथ, रीजनिंग, ये इससे संबंधित रिलेटेड होता है। तो जो प्रारंभिक परीक्षा है उसमें जो फर्स्ट पेपर है वो इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जो सेकंड पेपर होता है वो केवल क्वालिफाइंग है। अच्छा, मतलब उसमें आपको एक 40% मार्क्स ही प्राप्त करने होते हैं, और जो मेरिट बनती है आपकी मेंस के लिए उसमें उसकी गणना नहीं होती है। इसलिए फर्स्ट पेपर में ध्यान देना है, और फर्स्ट पेपर में भी जो नई चीज़ें हैं उस पर ज़्यादा जोर देना है। जैसे साइंस टेक्नोलॉजी हो गया, और जो नया एट्रोसिटीज़ एक्ट है, मानवाधिकार आयोग से या मानवाधिकार अधिनियम से संबंधित चीज़ें हैं, और करेंट अफेयर्स वगैरह, इन चीज़ों में ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। और हाँ, ये ज़रूर है कि ये एक संयुक्त परीक्षा है, तो इसमें सिविल सेवा की परीक्षा और फॉरेस्ट की परीक्षा भी आजकल कंबाइंड होती है। अच्छा,
तो जो फॉरेस्ट की परीक्षा होती है उसमें सेकंड पेपर्स के भी मार्क्स जुड़ते हैं, तब जाके मेरिट बनती है। तो ऐसे छात्र जो कि फॉरेस्ट की तैयारी कर रहे हैं और साथ में सिविल सर्विस की भी तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए दोनों पेपर इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि दोनों पेपर के जो मार्क्स हैं वो जुड़ते हैं और मेरिट बनती है, उसके आधार पे उनका आगे मेंस के लिए क्वालिफाई होते हैं वो। और जैसा कि आप जानते हैं, फर्स्ट पेपर यानी प्रीलिम निकलने के बाद मेरिट में जब आप उसमें सेलेक्ट हो जाते हैं तो आप मेंस के लिए क्वालिफाई होते हैं। और मेंस का पेपर होता है, मेंस के पेपर में 6 पेपर होते हैं, 4 जीके के होते हैं और 2 हिंदी के पेपर होते हैं। तो अब सबसे ज़्यादा बेनिफिट ये है कि पहले हमारे टाइम में जब हम दिया करते थे पीएससी तो सब्जेक्ट हुआ करते थे। अच्छा। और अब सबके लिए बराबर है, मतलब कोई सब्जेक्ट का कैटेगराइजेशन नहीं है, तो सबके लिए बराबर अपॉर्चुनिटी है। ओके। अब इम्पॉर्टेंट जो मेंस होता है वही सब कुछ है, क्योंकि जो प्रीलिम होता है वो आप एक तरह स्क्रूटनी है, छटनी है। मतलब आप अच्छी चीज़ों को आप चुन लेते हैं और ख़राब चीज़ों को बाहर कर देते हैं। फिर जो असली परीक्षा होती है वो मेंस है, और मेंस में ही आपका कमांड है कि यदि आपने मेंस में अच्छा कर लिया है तो आप सर्वोच्च पद को प्राप्त कर सकते हैं। तो उसके लिए है कि एक तो आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए कि आप मतलब कितनी स्पीड से लिखते हैं, कितने टाइम में लिखते हैं, एक पेज में कितने वर्ड्स लिखते हैं। लेखन शैली पर पूरा ध्यान होना चाहिए। और इसके बाद जब हमारे सामने पेपर आता है तो सबसे पहले हमको क्वेश्चन के नेचर को समझना चाहिए, मतलब एक्चुअल में क्वेश्चन क्या पूछ रहा है वो, और जो पूछ रहा है हमको वही लिखना है। ऐसा नहीं है कि वो कुछ और पूछ रहा है और हम लिख कुछ और रहे हैं, इस पे नंबर नहीं मिलेंगे। तो जो पूछ रहा है उसी को अपने को लिखना है। दूसरा है कि हमेशा उस क्वेश्चन की फ्रेमिंग करनी है। फ्रेमिंग इन दिस सेंस कि वो क्वेश्चन कितने स्टेप में होगा, उस प्रत्येक स्टेप को हम कितने वर्ड्स में लिखेंगे, और एक क्रम कि किस स्टेप के बाद हम कौन सा स्टेप लिखेंगे, ये बहुत ज़रूरी होता है। और इसके बाद सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आपका टाइम मैनेजमेंट, कि आप उस लिमिट में, दिए हुए टाइम लिमिट में आप उस क्वेश्चन को भली भांति अच्छे से पूरा कर सकें। तो इसके लिए आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। आप अगर मेंस का आंसर लिखने जा रहे हैं तो उसको हमेशा करंट से जोड़ के लिखना चाहिए। अच्छा। क्या मतलब जो क्वेश्चन आया है वो वर्तमान में क्या घटनाएं हो रही हैं अपने देश में, अपने प्रदेश में, और उसके क्या परिणाम हो रहे हैं, उस चीज़ को जोड़ के लिखने से ज़्यादा अच्छे नंबर्स मिलते हैं। तो कुल मिला के जो ये मेंस होता है ये आपकी व्यक्तिगत क्षमता पे निर्भर करता है। आप कितनी ऊंची सोच है आपका, अपना कितना सराउंडिंग तक आप सोचते हैं, और आप कितना करंट से जोड़ के लिखते हैं, और आपके राइटिंग में, भाषा शैली में कितनी कमांड है, इन चीज़ों पे डिपेंड करता है। तो ये हो गए प्रीलिम्स और मेंस के। साक्षात्कार के लिए क्या कुछ तैयारी करनी होती है, कैसे तैयारी करनी चाहिए? साक्षात्कार में एक्चुअल में ये देखते हैं कि इसकी पर्सनालिटी कैसी है। अच्छा। इसमें कॉन्फिडेंस कितना है, ये इसमें लीडरशिप की क्षमता है कि नहीं, इसमें कम्युनिकेशन की क्षमता है कि नहीं, ये अच्छा एडमिनिस्ट्रेटिव हो सकता है कि नहीं, ये सारी चीज़ें, ऑनेस्टी है कि नहीं, ये सारी चीज़ें देखते हैं। एक बृहद स्तर पे या बृहद आभा मंडल में इस चीज़ को देखते हैं। इसके अंदर ये कितना टाइम आपका इंटरव्यू हुआ था, कितना समय? इंटरव्यू मेरा लगभग 25 मिनट हुआ था। क्वेश्चन के क्या आधार थे जो आपने अभी बताया कि एक तो क्वेश्चन आप स्टार्ट करते हैं वो अमूमन हॉबी से, कि आपकी क्या अभिरुचि है, अभिरुचि पे स्टार्ट करते हैं जी। और आपका एकेडमिक क्या है, आपने रिसेंटली क्या किया है। यदि आप किसी सर्विस पे हैं तो सर्विस से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं। अच्छा। कि भाई आप वो सर्विस छोड़ के इधर क्यों आना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं, क्यों बनना चाहते हैं। और इसके अलावा जो समसामयिक मुद्दे हैं, करंट के जो मुद्दे हैं, समस्याएं हैं, या जो भी हो रहा है अपने देश विदेश और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, उससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आप एक तार्किक प्रश्न भी होते हैं, जो एक साइको टेस्ट भी होता है, जो ये आपके मेंटल एबिलिटी को चेक करते हैं कि आपकी मेंटल एबिलिटी और उसका स्टेटस क्या है। अच्छा। ये सारे कंक्लूड करके फिर वो आपके बारे में वो करते हैं कि आप कितने सक्षम हैं।
MPPSC की तैयारी कर रहे हैं, बीच में किसी और चीज़ का एग्ज़ाम आया तो उसका भी फॉर्म डाल रहे हैं, या फिर मार्केट में कोई नई चीज़ आ गई, बिजनेस करना है तो उसकी ओर चल दिए, तो इस डिस्ट्रैक्शन से कैसे बचा जाए और कैसे अपने लक्ष्य को ध्यान और टारगेटेड रखा जाए? पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि जो लोग ये ज़िंदगी की दौड़ धूप में जो भी मिला उसे स्वीकार कर लिया, तो उसमें उनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है और उनको खुद पे भरोसा नहीं है कि मैं क्या कर सकता हूँ और क्या नहीं कर सकता। तो सबसे पहले तो अपनी क्षमता को पहचानना चाहिए कि मैं क्या कर सकता हूँ और मैं क्या क्या नहीं कर सकता। बिल्कुल। और आपने एक बार जो सोच लिया कि मुझे ये बनना है, तो आपका सारा प्रयास उस तरफ होना चाहिए कि मुझे ये बनना है। और यदि आप चारों तरफ भागते ही रहेंगे कि अभी SSC आई तो वो डाल दिया, फिर रेलवे डाल दिया, फिर PSC डाल दिया, तो ऐसी कंडीशन में कुछ भी हाथ लगने वाला नहीं है। और जब आप सर्वोच्च के लिए सोच रहे हैं तो आपको फिर सर्वोच्च के हिसाब से ही प्रयास भी करने पड़ेंगे, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के। और देखिए, हमारे चारों तरफ ये चीज़ें मौजूद हैं जो हमको विचलित करती हैं। बिल्कुल। लेकिन धैर्य यही है, कॉन्फिडेंस यही है, और एक निष्ठुरता होनी चाहिए अपने एनवायरनमेंट के प्रति, अपने प्रति। देखिए, अच्छी चीज़ें सबको अच्छी लगती हैं। हमको मिठाई खाना अच्छा लगता है, लेकिन मिठाई स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है। इसलिए हमको बचना चाहिए कि ऐसी चीज़ें जो हमारे लिए हानिकारक हैं, जो हमें अवरोध पैदा करती हैं, उनको किनारे करके और आगे बढ़ते रहना चाहिए। ज़्यादा मिठाई खाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक। अति सर्वत्र वर्जयेत्। तो ये बहुत बड़ी बात है कि अति नहीं करना चाहिए, थोड़े बहुत। और हमेशा जो चीज़ें आपको अच्छी लगती हैं, समझिए कि वही चीज़ें अच्छी लगती हैं जो आपको विचलित करती हैं। अच्छा, ये बड़ी बात है। हाँ, अच्छा, मैं कई स्टूडेंट से मिला इस दौरान, तो मुझे पता लगा कि कोचिंग को लेकर लोगों के मन में बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षाएं हैं कि अगर आपने कोचिंग नहीं की तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं। तो ये भ्रांति कैसे तोड़ी जाए? आप कोचिंग इंस्टीट्यूट्स इतने सारे बढ़ चुके हैं, तो क्या ज़रूरी है और क्यों ज़रूरी नहीं है कोचिंग करना? कितना ज़रूरी, कितना नहीं? मैं ये समझता हूँ कि सिर्फ कोचिंग ही आपको सफलता दिला सकती है, ये मानना बिल्कुल गलत है। पर ये भी मानना, ये भी इसको भी नकारा नहीं जा सकता कि कोचिंग ज़रूरी है। कोचिंग ज़रूरी है मार्गदर्शन के लिए। आपको बताया जाता है कि आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, क्योंकि आपको विद्वान नहीं बनना है, आपको सफल होना है। ये बहुत बड़ी बात है। विद्वान बनना और सफल होने में बहुत बड़ा डिफरेंस है। बहुत बड़ा डिफरेंस है। जरूरी नहीं, बहुत सारे लोग हैं जो विद्वान होकर भी सफल नहीं हैं। हाँ, बिल्कुल। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो विद्वान नहीं हैं, इसके बाद भी वो सफल है और उन्होंने उच्च पद को प्राप्त किया है। तो कोचिंग इसलिए ज़रूरी है कि हमको एक मार्गदर्शन मिले, हमको किस दिशा में जाना है, कितना पढ़ना है, क्या छोड़ना है और क्या क्या चीज़ें आती हैं। इससे हमारा जो मार्ग है वो आसान हो जाता है। जैसे हमको बता दिया जाए कि आप 1 किलोमीटर आगे जाइएगा, 1 किलोमीटर फिर राइट मुड़ जाइएगा तो आप सिरमौर चौराहा पहुँच जाएंगे। और यदि आप खुद ही ढूंढने चलें, आप अनजान व्यक्ति हैं और खुद ही ढूंढने चलें कि सिरमौर चौराहा कहाँ है, तो हो सकता है 3 दिन बाद आप सिरमौर चौराहा पहुँचे। तो बस यही बेनिफिट है कि आपको एक लक्ष्य और मार्ग दिखाता है कुछ। बाकी ये आपकी क्षमता पे डिपेंड करता है कि आप कहाँ तक जाएंगे और किस पद को प्राप्त करेंगे। ये बहुत अच्छी बात, विद्वान और सफलता जो आपने बात कही है कि बहुत सारा अथाह है ज्ञान का सागर, आप कुछ भी लें, पर कितना लेना है और कितने में सफल होना है ये आपको कोचिंग बताता है। अपने से भी पढ़ सकते हैं। इसके अलावा हम ये जानना चाहेंगे आपसे कि संघर्ष के दिनों में जब कठिनाइयाँ होती हैं, निराशा होती है, तो उसको कैसे मैनेज करते थे? क्योंकि आजकल ये डिप्रेशन में चले जाने के बाद छात्रों के साथ बहुत सारी घटनाएं हमको सुनने को मिलती हैं कि आत्महत्या तक सुनने को मिला है। तो इस सब चीज़ों से कैसे बचा जा सकता है या बचाया जा सकता है? पेरेंट्स को कितना मोटिवेट करना चाहिए, कितना सपोर्ट करना चाहिए? जो छात्र तैयारी कर रहे हैं उन्हें खुद कितना मोटिवेटेड होना चाहिए छात्रों को अपने लिए? नहीं, छात्र को तो बस इतना सोचना है कि मुझे पढ़ना है जी, और मुझे कुछ बनना है। इसके अलावा तीसरी चीज़ उसको सोचना ही नहीं चाहिए। क्या बात है? कहते हैं अल्वा एडिसन जो थे, वो जब बल्ब बनाने लगे तो वो कोई 17 बार या 21 बार असफल हुए। इसके बाद उन्होंने आखिरी बार भी बल्ब बनाया। तो ये सारी चीज़ें सिद्ध करती हैं कि असफलता एक अवरोध नहीं है। वो आपको थोड़ी देर के लिए रोक सकता है, आपके मन को थोड़ी देर के लिए विचलित कर सकता है, बट यदि आपने सोच लिया है कि मुझे ये करना है तो फिर सारी बाधाएं किनारे हो जाती हैं। और दूसरी चीज़ ये है
कि जहाँ तक आपने अभी बोला कि अभिभावक का कितना सपोर्ट चाहिए, तो अभिभावक को अपने बच्चों का सपोर्ट करना चाहिए, उनको अपने बच्चे पे विश्वास करना चाहिए और उनको ये विश्वास होना चाहिए कि जो मैंने अपने बच्चे को संस्कार दिया है वो ऐसे संस्कार दिए हैं कि हम इसको कहीं भी छोड़ देंगे, ये कभी हमको निराश नहीं करेगा, कभी विचलित नहीं होगा, कभी गलत रास्ते पे नहीं जाएगा। इतना विश्वास होगा तो निश्चित रूप से जो बच्चा है वो अच्छी जगह पे जाएगा और अच्छे रास्ते पे जाएगा और उनके सपनों को साकार करेगा। ये बहुत बड़ी बात आपने कही कि अभिभावकों को भी ध्यान रखना चाहिए और बच्चों को अपने लक्ष्य के प्रति, छात्रों को बिल्कुल सजग होना चाहिए और कहीं भी ध्यान भटकाने की कोई आवश्यकता नहीं होती। एक आखिरी सवाल कि आप जो छात्र अभी तैयारी में लगे हुए हैं उनके मार्गदर्शन के लिए कि कैसे क्या कुछ तैयारी करें वो और कैसे वो सफल हो सकते हैं। आपकी अच्छी रैंक आई थी, 8वीं रैंक लगी थी आपको, तो कैसे पढ़ाई करने के बाद वो अच्छी रैंक प्राप्त कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहले मैंने जैसा कई बार आपको बताया है, कई बार मैंने बोला है कि उस छात्र को अपने ऊपर, खुद के ऊपर आत्मविश्वास होना चाहिए। उसको पता होना चाहिए अपनी क्षमता कि मैं कहाँ तक जाऊँगा और उसके अनुसार उसको लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए और लक्ष्य छोटा हो या बड़ा हो उसके लिए मनोयोग से मेहनत करनी चाहिए। क्या बात। दूसरा है धैर्य। धैर्य होना चाहिए उसको। धैर्य इसलिए होना चाहिए कि ये प्रतियोगी परीक्षा है, लाखों छात्र इसमें बैठते हैं, एक से एक टैलेंटेड होते हैं और एक से एक योग्य बच्चे होते हैं। कोई भी बच्चा ऐसा नहीं होता जो खराब होता, सब मेहनत करके जाते हैं और सब मेहनत करके बैठते हैं। तो अगर असफल होता है 2 साल 3 साल में तो और बढ़ के प्रयास करना चाहिए। मतलब धैर्य आपको नहीं खोना है और अगर आप धैर्य नहीं खोएंगे तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि आप 100% सफल हैं। कोई आपको निराश, कोई बाधा निराश नहीं कर सकती। तीसरी बात मैं कहूँगा कि आपको नियमित होना चाहिए। हम ये नहीं कहते कि आप 12 घंटा डेली पढ़ो, आप 12 घंटा पढ़ें, 14 घंटा, 18 घंटा पढ़ें, आप 3 घंटा पढ़िए, आप 4 घंटा पढ़िए, लेकिन आप रेगुलर पढ़िए। ऐसा नहीं है कि आप हफ्ते में 12 घंटा एक दिन पढ़ लिया और बाकी 6 दिन आप बैठे हुए हैं, पढ़ नहीं रहे, मूवी देख रहे हैं, फेसबुक चला रहे हैं, दोस्तों के साथ घूम रहे हैं। नहीं, आप कम पढ़िए लेकिन रेगुलर पढ़िए और हमेशा आपको आज से मतलब अभी जो कंडीशन है हमारी कि हमसे जो बनता है कल उससे ज़्यादा बने, हमसे इस चीज़ के लिए प्रयास होना चाहिए। और ये प्रयास होना चाहिए कि अगर एक बच्चे का सिलेक्शन होगा तो मेरा होगा, इस शहर में, इस प्रदेश में अगर एक सिलेक्शन होगा तो मेरा ही होगा और दूसरा नहीं हो सकता। इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए। तो खुद के अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, निरंतरता होनी चाहिए और धैर्य बहुत ज़रूरी है, वो होना चाहिए। तो ये बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। आपने इतना अच्छा मार्गदर्शन दिया, आपने बच्चों को बहुत सारी चीज़ें सीखने के लिए, जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बताया, जीवन में कैसे आगे बढ़ना है, कैसे लक्ष्य प्राप्त करना है। इसी तरह इस शो में हम लगातार आपको अलग अलग शख्सियतों से रूबरू करवाएंगे, उनके संघर्षों की कहानी दिखाएंगे, कैसे आपको सफल होना है इस बात पर भी चर्चा करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, विंध्य टाइम्स के साथ, सक्सेस टॉक के साथ। धन्यवाद।